हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं अश्मिता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मुद्रा और साख पढ़ा रही थी। कल के क्लास में हम लोगों ने साख के बारे में पढ़ा है, साख की सकारात्मक और नकारात्मक परिस्थितियों और ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग सबसे पहले विविध प्रकार के साख प्रबंध पढ़ेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है किन किन प्रकार से और कहाँ से साख मतलब कि ऋण का प्रबंध कर पाते हैं। ये हम लोग 3 लोगों के स्टोरी के जरिए सबसे पहले देखेंगे। श्यामल, अरुण और रमा, ये 3 ग्रामीण लोग हैं और ये लोग कहाँ से साख का प्रबंध कर पाते हैं अपने लिए, ये हम लोग सबसे पहले उनके स्टोरी से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्यामल। अगर श्यामल की बात की जाए तो श्यामल के पास 1.5 एकड़ ज़मीन है जिसको जोतने के लिए मतलब जिस पर खेती करने के लिए उसे हर मौसम में ही क्या लेना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। तो अगर बात की जाए सबसे पहले जो श्यामल था वो पहले गांव में एक महाजन से जो है उधार लिया करता था। तो वो जो ऋण लेता था तो महाजन जो है उस पर जो ब्याज दर लेता था वो था 5% मासिक। अगर उसे हम लोग पूरे वर्ष का कैलकुलेशन करें तो हो जाता है 60% वार्षिक दर से जो है कि श्यामल जो है क्या लिया करता था, महाजन से ऋण लिया करता था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद उसने जो है एक कृषि व्यापारी से, गांव के ही एक कृषि व्यापारी से ऋण लेना शुरू कर दिया और वो कृषि व्यापारी जो है श्यामल को ऋण देता था 3% मासिक ब्याज की दर से, जिसे कि फसल तैयार हो जाने पर श्यामल को क्या करना था, लौटाना रहता था। फिर क्या हुआ कि ऋण पर जो ब्याज था उसके अलावा भी जो ये कृषि व्यापारी था उस ब्याज के अलावा क्या किया, किसानों से वादा लेता था कि वो अपना फसल जो है उसी को बेचा करेगा। तो व्यापारी क्या करता था कि जिस समय फसल काटने का समय होता था उसी समय वो तो ब्याज का जो ब्याज और जो ऋण जो उसने दिया था वो तो वो ले ही लेता था, साथ ही साथ जो है वो जो है जिस समय फसल काटी जाती थी उसी समय कम दाम पर वो फसल वो खरीद लेता था उससे और उसे फिर वो स्टोर करके रखता था। और जब उन फसलों की उसे ज़्यादा कीमत मिलती थी तब वो कृषि व्यापारी क्या करता था, उसे बेच देता था। अगर हम लोग इस केस में देखें तो ऋण लेने के बाद किसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, श्यामल को या फिर वो कृषि व्यापारी को? तो हम देख रहे हैं फ़ायदा किसे ज़्यादा हो रहा है, कृषि व्यापारी को। वो एक तो ब्याज भी कमा पा रहा है, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है कि फसल खरीद ले रहा है कम दाम पर, और जब उस फसल का जो दाम बढ़ जाता है तब वो उसे क्या करता है, ज़्यादा दाम पर बेच पाता है। यहाँ श्यामल को कम फ़ायदा हो रहा है और ज़्यादा फ़ायदा किसे हो रहा है, कृषि व्यापारी को हो रहा है। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं अरुण का। अरुण के पास जो है वो 7 एकड़ ज़मीन है और वो उस पर खेती करने के लिए किससे ऋण लेता है, वो खेती करने के लिए ऋण लेता है बैंक से, और जिसका कि वार्षिक दर मतलब पूरे साल भर में जो ब्याज का जो वार्षिक दर है वो है 8.5%। तो जो और वो जो पैसा जो है वो ऋण जो है वो लौटाने के लिए अरुण को समय दिया गया है 3 वर्षों का। तो अरुण का प्लान अगर देखा जाए, अरुण की जो योजना है वो ये है कि फसल तैयार होते ही वो जो है अपने आलू के फसल में से कुछ फसल बेच करके जो है अपना बैंक वाला ऋण चुका लेगा और बचा हुआ फसल क्या करेगा, उसे जो है शीत भंडार गृह में जमा करेगा ताकि जब भी उसका दाम उसे अच्छा मिले तब वो उसे बेच सकेगा। और शीत भंडार गृह में रखने के बाद वो क्या करेगा, बैंक में फिर से एक नए लोन के लिए, एक नए ऋण के लिए क्या देगा, एप्लीकेशन देगा, दरख्वास्त करेगा। ये हम लोग क्या देख रहे हैं अरुण का। तो अरुण जो है वो कहाँ से ऋण ले रहा है, वो ऋण ले रहा है बैंक से। तो उसकी कंडीशन श्यामल से काफ़ी बेहतर है क्योंकि वो जो है अपना बैंक का ऋण भी चुका पाएगा, साथ ही साथ जो है वो फसल को आगे के लिए जब उसे ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला रहेगा उस समय वो उसे बेच भी पाएगा। अब तीसरा हम लोग उदाहरण देखते हैं रमा का। रमा जो है वो एक
कृषि मजदूर के रूप में काम करती है, तो उसे जो है कि साल के कुछ महीने में काम मिलता है और कुछ महीनों में काम नहीं मिलता। तो फिर जिन महीनों में उसे काम नहीं मिलता है तो उस महीने उस समय में जो है उसे पैसे की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो जो है रोज़ के खर्च के लिए भी क्या करती है, अपने मालिक से जो है उधार लेती है। मालिक जो उसका भूस्वामी है, जहाँ पर वो मजदूर के रूप में काम करती है, उस मालिक से जो है कि वो उधार लेती है अपने रोज़ के खर्चे के लिए ही। साथ ही साथ जब वो बीमार पड़ जाती है या फिर कभी भी किसी प्रकार का समारोह होता है तो वहाँ पर भी जो है उसे क्या करना पड़ता है, अपने मालिक से उधार लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। और मालिक जो है उसका 5% व्यासिक 5% मासिक ब्याज दर से जो है वो उसे ऋण देता है। फिर क्या होता है कि रमा जो है अपने मालिक के घर पर ही काम करके वो जो ऋण है वो चुकाने का काम करती है। अभी रमा जो है वो पुराना ऋण चुका भी नहीं पाती होती है कि फिर से उसे किसी न किसी कारणवश नया लोन जो है, नया ऋण जो है उसे बार बार लेना ही पड़ता है। उसका मालिक अगर देखा जाए तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, लेकिन भी रमा जो है क्या करती है, वहाँ पर ही काम करती रहती है, क्योंकि जब भी उसे ऋण की आवश्यकता होती है तो फिर ऋण जो है उसका मालिक उसे देता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि श्यामल और रमा, इन लोग दोनों की ही कंडीशन जो है, ये लोग दोनों कहाँ से ऋण लेते हैं, महाजन से लेते हैं, व्यापारी से लेते हैं। और रमा जो है वो कहाँ से लेती है, वो लेती है अपने मालिक से। तो यहाँ उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अरुण जो है वो बैंक से ऋण लेता है, तो इससे क्या होता है कि उसे मुनाफा कमाने का भी मौका मिलता है। अब हम इन तीन के अलावा एक और हम देखेंगे, सहकारी समितियों से ऋण। सहकारी समितियों के से भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऋण लेते हैं। आइए हम लोग पहले उसको देखते हैं। बैंक के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत क्या है, सहकारी समितियां। कई प्रकार की सहकारी समितियां हमें देखने के लिए मिलती है, जैसे किसानों की, बुनकरों की या फिर औद्योगिक मजदूरों की। ये सारी सहकारी समितियां जो कि हम देख पाते हैं कहाँ, गांव में। तो ये सहकारी समितियां जो है वो अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। जो उन समितियों में जो सदस्य होते हैं वो अपने बचत से कुछ पैसे क्या करते हैं, हर महीने अपने अपने अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो क्या करते हैं वो जमा करते हैं। और इसी जमा पूंजी को जो है सहकारी समितियां जो है अपना ऋणाधार बना करके बैंकों से क्या करती है, ऋण प्राप्त करती है और अपने सदस्यों को अलग अलग कार्यों के लिए उनकी ज़रूरत के अनुसार जो है ऋण देने का काम करती है। ये हमने देखा विविध प्रकार के साख प्रबंध जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा महाजन, फिर कृषि व्यापारी, जहाँ से ऋण कौन ले रहा था, श्यामल। उसके बाद फिर हमने देखा कि अरुण लोन कहाँ से ले रहा है, वो ऋण ले रहा है कहाँ से, बैंक से। और रमा जो है वो किससे ले रही है, वो ले रही है अपने मालिक से, जहाँ वो काम करती है। अब हम देखेंगे भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। सबसे पहले हम देखते हैं कि औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र होता क्या है। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, औपचारिक ऋण और अनौपचारिक ऋण। अनौपचारिक ऋण तो जो है इन दो में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। तो औपचारिक ऋण में बैंक और सहकारी समितियों से जो हम ऋण लेते हैं वो क्या कहलाती है, औपचारिक ऋण। चाहे वो बैंक हो, सहकारी समितियां हो या फिर और कुछ जो कि जहां कम ब्याज पर ऋण मिलता है, वो हो गई हमारी औपचारिक ऋण। और दूसरा है हमारा अनौपचारिक ऋण, जैसे साहूकार हो गया, व्यापारी, मालिक, दोस्त, रिश्तेदार आदि। ये सब क्या कहलाएंगे, ये सबसे जो ऋण हम लेते हैं वो क्या कहलाता है, अनौपचारिक ऋण। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है। ऋणों की जो औपचारिक औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर क्या रखता है, नज़र रखता है। जैसे बैंक हो गया, सहकारी समितियां हो गई, इन सब पर क्या होता है, नज़र कौन रखता है, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक।
अनौपचारिक क्षेत्रों में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती। वो जब भी नाजायज़ तरीके से अपना पैसा वापस लेने का जब काम करते हैं तो भी उनको रोकने वाला वहाँ पर कोई नहीं होता। लेकिन ये जो औपचारिक क्षेत्र होते हैं, जैसे बैंक हो गए, सहकारी समितियाँ हो गई, इन सब से जो भी लोन लेते हैं उस पर किसकी नज़र होती है? उसकी नज़र होती है भारतीय रिजर्व बैंक। ये समय समय पर जो है बैंकों से ब्यौरा मांगते रहते हैं, वो चेक करते रहते हैं कि आखिर बैंक्स जो है वो किन को लोन दे रही है। कहीं वो सिर्फ बड़े व्यापारियों को ही तो लोन नहीं दे रही है, उन लोन जो है उनको हर किसी को देना है, चाहे वो किसान हो या फिर व्यापारी हो, जिनको भी ज़रूरत हो, जिनके पास भी ऋणाधार हो, वो सब जो है कि लोन ले सके। इसीलिए जो है भारतीय रिज़र्व बैंक जो है वो औपचारिक स्रोतों पर क्या करती है? नज़र रखती है। और अनौपचारिक स्रोत जैसे कि हो गए साहूकार, व्यापारी, मालिक हो गए, दोस्त हो गए या फिर अपने रिश्तेदार हो गए, इनकी देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है। ये आपसे मनमाने ढंग से अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। यहाँ पर ब्याज दर भी क्या होती है? अधिक होती है। औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज़्यादातर ऋणदाता कई अधिक ब्याज वसूलते हैं। जिस तरीके से हमने जो कहानी पढ़ी श्यामल की और जो रमा की जो कहानी पढ़ी, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो कर्जदाता हैं वो जो है वो उनसे जो है कि ब्याज तो वसूलते हैं, साथ ही साथ उनसे जिस तरीके से वो रमा के साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करते और साथ ही साथ जो है उससे काम भी करवाते हैं। और श्यामल का भी देखिए, उस श्यामल के फसल से ज़्यादा मुनाफा कौन कमा रहा होता है? वो जो कृषि व्यापारी जो कि उसे लोन देता है। कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा या कभी कभी पूरी आय भी ऋण चुकाने में चली जाती है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। कल भी हमने स्वप्ना की जो स्टोरी पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि स्वप्ना जो है कि ऋण जाल में फंस जाती है। वो जो है कि उसकी फसल जो है वो उस तरह का मुनाफा नहीं दे पाती है और उसको अंत में जो है अपना ज़मीन का कुछ भाग बेचना पड़ता है, किस लिए? अपना ऋण चुकाने के लिए। और अभी भी हम जिस तरीके से ये जो कर्जदार होते हैं, महाजन हो गए, साहूकार हो गए, ये सब जो ब्याज दर लेते हैं वो अक्सर इतना बड़ा हो जाता है कि वो लोगों का जो आय होता है वो आय भी कभी कभी जो है उसको चुकाने के लिए कम पड़ जाता है। अभी हम यहाँ पर ये एक डायग्राम देख पा रहे हैं। ये डायग्राम आप बुक में भी देख पाएंगे। ये है वर्ष 2012 में भारत में 1000 ग्रामीण परिवारों के साख के स्रोत। मतलब ये 2012 का डेटा है जिसमें हम देख रहे हैं कि 1000 ग्रामीण परिवारों ने कहाँ से कितना लोन लिया है। अगर हम बात करें औपचारिक ऋण की या औपचारिक स्रोत की, तो वो हो गया हमारा 1% हो गया सरकारी स्रोतों से ऋण लेते हैं। उसके अलावा 25% लोग जो है वो सहकारी समितियां या फिर ग्रामीण बैंक, इस तरीके की बैंकों से लोन लेते हैं। और 25% जो है वो कहाँ से लोन लेते हैं? व्यावसायिक बैंक, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक हैं वहाँ से लेते हैं। उसके अलावा कुछ अन्य जो है औपचारिक स्रोत हो गए, वो वहाँ से लोन जो लेते हैं उसका परसेंटेज कितना है? वो है 5%। तो अगर हम इसका टोटल करें तो हमारा ये कितना हो जा रहा है? 25, 50, 55, 56% जो है अराउंड वो कहाँ से ले रहे हैं? वो ले रहे हैं औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं। कौन? ये 1000 ग्रामीण परिवारों का जो है वो साख के स्रोत हैं। अब हम अगर अनौपचारिक देखें तो सबसे बड़ा परसेंटेज हमारा कहाँ का है? वो है 33% लोग कहाँ से लेते हैं? ग्रामीण परिवार के लोग कहाँ से लेते हैं? वो साहूकार से लेते हैं, जहाँ की ब्याज दर अक्सर बहुत ही ज़्यादा होता है। 1% जो है वो लेते हैं जमींदार से, 8% अपने मित्रों से या फिर रिश्तेदारों से लेते हैं और 2% अन्य अनौपचारिक स्रोतों से। अगर इसका हम टोटल कर पाएंगे तो फिर ये कितना हो जाएगा? ये अराउंड 44% हो जाएगा हमारा ये अनौपचारिक स्रोत।
अनौपचारिक स्रोत हो गया ये हमारा अराउंड 40% हो गया, अराउंड 44% हो गया अनौपचारिक स्रोत। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ठीक है ये 56% लोग ले रहे हैं औपचारिक स्रोतों से, लेकिन अनौपचारिक स्रोत का भी जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। और लोग जो हैं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं वो ज़्यादातर पॉपुलेशन हम क्या देख रहे हैं कि वो अनौपचारिक स्रोतों के तरफ उनका ध्यान ज़्यादा रहता है, और ये 56% है वो औपचारिक स्रोतों के तरफ है। बैंकों और सहकारी समितियों से ऋण लेकर लोगों की आय बढ़ सकती है अगर ये सभी लोग जो है जैसे हमने देखा श्यामल हो गया और रमा हो गए, ये लोग जो है कि अगर अपने मालिक से और महाजन और व्यापारी से ऋण लेने की जगह बैंक और सहकारी समितियों से ऋण लेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों की आय बढ़ सकती है। वे फसल उगा सकते हैं, कई कारोबार कर सकते हैं, छोटे उद्योग नए उद्योग लगा सकते हैं या फिर वस्तुओं का व्यापार भी कर सकते हैं। अगर सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज लोगों को मिले, सस्ता मिले, जिस तरीके से बैंक और सहकारी समितियां प्रोवाइड करती है, अगर उस तरीके से लोन मिले तो क्या होगा, और लोग जो है उसे अपने समय पर लोन पे कर पाए तो क्या होगा कि इस तरीके का कर्ज जो है देश के विकास के लिए आवश्यक सिद्ध होगा, क्योंकि लोग जो है कि सभी अपना अपना कार्य जो है अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और ये जो लोग हैं जो अनौपचारिक स्रोतों के तरफ जो ध्यान देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो अनौपचारिक स्रोतों के तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि जैसे ये बैंक हो गए तो यहाँ पर जब वो लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऋणाधार देना पड़ता है। तो इन लोगों के पास जो है कि ऋणाधार के अभाव में बैंक जो है इन्हें लोन नहीं देते, और वही जो महाजन हो गए, साहूकार हो गए, वो चूँकि उनके अपने गांव के होते हैं तो वो लोग उन लोगों को पर्सनली जानते हैं, तो वहाँ से उन्हें लोन लेना इजी पड़ता है। लेकिन वो साहूकार, वो महाजन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्याज दर पर लोन देते हैं, जिस कारण जो है ये ग्रामीण लोग जो हैं क्या होते हैं, मुनाफा कमाने की जगह ऋण जाल में अक्सर फंस जाते हैं। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं कल फिर इससे आगे के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।